न सरहद पर न समुद्र में सुधरने को तैयार है पाकिस्तान। जी हां, एक बार फिर से उसकी साजिश का हुआ है खुलासा। और हम और आप जब 31 की रात जश्न मना रहे थे नया साल का, तो कोस्ट गार्ड के हमारे जवानों और खुफिया एजेंसीज ने एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया है। हम आपको दिखाते हैं एनिमेशन के जरिए कि कैसे ये नाव जिसे उड़ा दिया गया है अब केटी बंदर से, देखिए कराची से निकलकर आगे बढ़ते, उसके बाद हेलीकॉप्टर के सर्वेलेंस में उसको कोशिश ये हुई कि उसको कॉर्डर किया जाए, लेकिन संदिग्ध गतिविधि वो करता रहा और आखिरकार फिर वो ब्लास्ट के जरिए उड़ गया है। बड़ा सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से 26/11 पार्ट 2 को अंजाम देने की साजिश रच रहा है पाकिस्तान और उसको नाकाम करने में हम हुए हैं कामयाब। बहुत बड़ी खुशी की खबर और एक तरह से इससे ये राहत जरूर महसूस होती है कि हाँ, कम से कम हमारी खुफिया एजेंसीज, हमारे कोस्ट गार्ड इसको नाकाम करने में रहे हैं कामयाब। लेकिन ये जो बड़ी खबर आ रही है, लश्कर आतंकियों को दी गई थी ट्रेनिंग, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्या लश्कर मॉड्यूल के साथ ही आगे बढ़ रहे थे इस साजिश के जरिए। 4 महीने से ये ट्रेनिंग दी जाने की खबर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव सावंत यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। गौरव, लश्कर मॉड्यूल, इस समय आशंका यही जताई जा रही है, पिछले लगभग 4 महीनों से जो खुफिया विभाग में सूत्र हैं वो कह रहे थे कि समुद्र से एक और बड़ा आतंकी हमला हो सकता है। 26/11 की तर्ज पर पाकिस्तान नौसेना द्वारा लश्कर तैयबा को ट्रेनिंग दी जा रही है और इसके बाद या गुजरात की सीमा में या महाराष्ट्र की समुद्री सीमा में एक बार फिर बड़ा हमला हो सकता है। इससे पहले डिफेंस ऑफ गुजरात एक्सरसाइज हुई थी और उसमें भी यही अंदेशा था कि एक बार फिर समुद्री तट पर आतंकवादी आएंगे और ये जो आतंकवादी हैं ये समुद्र के रास्ते एक दूसरी नाव में फिर आने का प्रयास करेंगे। इनके पास विस्फोटक होंगे, हथियार होंगे। क्या एक और कसाब की तैयारी थी, ये अभी कुछ समय बाद साफ होगा, लेकिन लश्कर तैयबा खासतौर पर नेवल विंग को ट्रेनिंग दे रहा था। बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण यही है और इसीलिए आइए अब आपको जरा तफसील से बताते हैं। 26/11 जिससे पूरा देश हिल गया था, देश ही क्या पूरे विश्व ने एक तरह से जिसका सामना किया था, आतंक को इस तरह से सीने पर झेला था हमारे देश ने, क्या उसी की तैयारी थी? 2 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं। हालांकि अभी अब हम आपको बता रहे हैं कि आतंकी गिरफ्तार पहले भी 2 नोएडा से हो चुके हैं और उसके बाद पोरबंदर का ये बड़ी साजिश क्या जो दिखाई दे रही है, एक के बाद एक पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं दिखता है। फिर एक बार उसका वो चेहरा जिसमें आतंक का तांडव रचने की हिमाकत उसने 26/11 के वक्त की थी, उसी को दोहराने की साजिश में दिखता है। ये वो तस्वीरें हैं जो इस पूरी कहानी को बयां करती हैं। हम आपको दिखा रहे हैं 26/11 जो मुंबई के सीने पर हुआ था और फिर एक बार 26/11 पार्ट 2 जिसको हम नाकाम करने में लगते हैं कामयाब। इधर आप देखिए, ये कुबेर वो जहाज जो बाद में वो बोट जो बरामद की गई थी, हालांकि अभी इसमें धमाका हुआ है, विस्फोट कितना था, कितने लोग थे, नहीं बताया जा सकता है। पोरबंदर के पास जो ये बोट जली है, लेकिन जो पहले की तस्वीर है देखिए, क्या ऐसी ही बोट थी जो एक बार फिर से हिंदुस्तान का रुख कर रही थी पाकिस्तान की तरफ से? ये वो बड़ा सवाल है। और इधर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई हमले में जो बोट इस्तेमाल की गई थी, वो फिर बाद में जब बरामद हुई तो उससे क्या कुछ मिला था, अलग अलग चीजें, विस्फोटक से लेकर तमाम सामान, कैसे आतंकियों को बहुत दिन तक हिंदुस्तान में रहना था, उसके लिए बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल, कैसे एक तरह से पूरी तैयारी के साथ ये आतंकी आए थे जिसमें कसाब भी शामिल था, वो इस बोट की बरामदगी से साबित हुआ था। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। संबित पात्रा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा आरएसएस के विचारक हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजय निरुपम जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक मेहता जी मौजूद हैं और गौरव सावंत हमारे सहयोगी हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। सबसे पहले लेकिन मैं संबित पात्रा जी एक बार आपके पास आते हुए, आपके लिए भी शुरुआती तौर पर कुछ भी कहना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बड़ी कामयाबी, कम से कम ये माना जाए कि अगर वाकई ऐसी साजिश रच रहा था पाकिस्तान, तो हम तैयार हैं। हमने बता दिया है कि चाहे सरहद हो, समुद्र हो, जवाब देना हमें भी आता है। नहीं, वाकई अंजना जी ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इस कामयाबी के लिए मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो कोस्ट गार्ड इंडिया की है, जो इंडियन नेवी है, जो हमारे जवान हैं, जो हमारे पुलिस ऑफिसर हैं, जिनके कारण हम आज बचे रहते हैं, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और आपको एक टेक्निकल पॉइंट की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। आपको याद होगा दिसंबर 3, 2014 को एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल छपा था सभी अखबारों में लगभग। RK दोवान साहब जो कि इंडियन नेवी के चीफ हैं, उन्होंने कहा था कि द पाकिस्तानी शिप कैन
इन द हाई सी कैन पोज जिहादी थ्रेट। ये एक तरह से अगवा किया था कि जो पाकिस्तान के जहाज आ रहे हैं खास करके कराची से, उन जहाज़ों पे नज़र रखना होगा क्योंकि जिहाद का थ्रेट वहां से आ रहा है। उस समय उन्होंने इंगित किया था INS जुल्फिकर पाकिस्तान का, जिसको कि जिहादी आतंकवादियों ने टेक ओवर किया था और एक अमेरिकन शिप के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश की थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये इसी और का एक पूरा हमने आज देखा है। जो बड़ी बातें हैं कि आज एक 26/11 पार्ट 2 होने से हम बचा सके अपने देश को, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा, अगर ये पाकिस्तान की कराची से भेजा हुआ असला था तो पाकिस्तान अपना लेसन्स, अपने पाठ नहीं पढ़ रहा है। वो जान नहीं पा रहा है कि अगर वो अपने सरजमीन पर इस तरह आतंकवादियों को पालेगा तो किसी का घर जलेगा तो वो उसी का घर जलेगा। जिस प्रकार पेशावर में छोटे छोटे बच्चे मरे, उसके बाद भी पाकिस्तान कुछ सीखने को तैयार नहीं है। मगर गर्व का विषय है कि हिंदुस्तान आज तैयार है। कम से कम आज की सतर्कता साफ दिखाई दे रही है। हालांकि बेंगलुरु में कुछ ही दिन पहले धमाका हुआ है, लेकिन संजय निरुपम जी, क्या खुफिया एजेंसीज, क्योंकि जब से ये बोट वहां से निकली है तब से उसको ट्रैक किया जा रहा था, खुफिया एजेंसीज, कोस्ट गार्ड, सतर्कता बढ़ी हुई दिखाई देती है? निश्चित तौर पर 26/11 के बाद ऐसी खबरें आई और इस तरह से तैयारी हम लोगों ने की कि जो हमारे समुद्री किनारे हैं उन किनारों से कभी भी आतंकवादी संगठन घुस सकते हैं और 26/11 रिपीट हो सकता है। ऐसे में हमारे कोस्ट गार्ड के जवानों ने जिस प्रकार से मुस्तैदी दिखाई और खुफिया एजेंसीज ने जिस प्रकार से खबरें दी, इनपुट दिया और जो एक्शन हुआ, उसके लिए सबसे पहले मैं अपने कोस्ट गार्ड के जवानों को बधाई दूंगा, खुफिया एजेंसी को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। हाँ, पाकिस्तान के तरफ से आतंकवादी भेजे जा रहे हैं, आगे भी भेजे जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए आतंकवादियों को भेजने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान का एक सोचा समझा पूरा प्लान है, प्रोग्राम है, षड्यंत्र है। तो ऐसे में भारत की तरफ से, भारत के जो हमारे खुफिया एजेंसी के लोग और जो हमारे आर्मी के जवान, जो डिफेंस के जवान, कोस्ट गार्ड के जवान जिस तरीके से काम करें, निश्चित तौर पर उनको और ताकत मिले और वो और भी बेहतर ढंग से इस तरह की साजिशों को नाकाम करें, जैसे उन्होंने 31 की रात को पोरबंदर के सामने तट पर किया। राकेश जी, आज वो दिन है जिसमें वाकई एक वक्त को लगता है कि राहत से अगर हिंदुस्तान सोएगा तो हम सो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की उनकी साजिश थी, एक तो पहले कर चुके हैं, फिर करने की हिमाकत कर रहे थे और हमने उसको नाकाम किया है। तो आज वाकई पीठ थपथपाने का वक्त है, कम से कम खुफिया एजेंसीज के लिए और कोस्ट गार्ड और जितने भी लोग इसमें शामिल। देखिए, भारत की सेना और भारत की खुफिया एजेंसियां बखूबी काम करती रही हैं और वे बधाई के पात्र हैं। लेकिन आंतरिक सुरक्षा पर जब हम बधाइयां देते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हमने पहले और आज और आगे क्या करेंगे। कभी कभी हम राजनीति करते हुए सुरक्षा एजेंसियों की, खुफिया एजेंसियों का जो मनोबल तोड़ते हैं। हाँ। मुझे याद है पिछले 10 वर्षों में खुफिया एजेंसियों के खिलाफ जो अभियान चला था इस देश में, वो शर्मनाक था। सिर्फ राजनीति के लिए अभियान चलाया था। मैं बार बार कहता था खुफिया एजेंसियों को डिग्रेड मत कीजिए अपनी राजनीति के लिए। यूपीए सरकार के दौरान सैफरन टूरिज्म लाकर के शब्दावली को लाकर खुफिया एजेंसियों को कितना डिग्रेड किया था। कई बार तो मुझे संजय निरुपम जी को कहना पड़ा कि आप वरिष्ठ हैं, आपका बैकग्राउंड भी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, आप ऐसा क्यों करते हैं। मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, जब बहस चलती है, खुफिया एजेंसियां काम करती हैं, सुरक्षा एजेंसियां काम करती हैं, कई बार उनसे त्रुटियां हो जाती हैं। उन त्रुटियों का तील का तार बनाकर भारत की आंतरिक राजनीति से जोड़ देना और फिर उन एजेंसियों को, उन सुरक्षा एजेंसियों पर उंगली उठाना, यह बहुत ही शर्मनाक बात है। यह एक लेसन है किस तरह से हमारे कोस्ट गार्ड, सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां काम करती हैं। उनकी त्रुटियों को हम सुधारें, लेकिन आंतरिक सुरक्षा के मामले में राजनीति करें। अंजना जी, एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं। पाकिस्तान में एक सर्वे हुआ, पीयू नाम की संस्था ने सर्वे किया, जो अमेरिका की बहुत स्थापित संस्था है और मुसलमानों में बहुत रेस्पेक्टेड संस्था है जी। उस पीयू ने सर्वेक्षण में पाया कि पाकिस्तान के 40% मुसलमान मुस्लिम संगठन, मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को खतरनाक मानते हैं। सिर्फ 6% मुसलमान ईसाई आतंकवादी ग्रुप को खतरनाक मानते हैं। इसलिए जब जिहादी आतंकवाद की बात करते हैं, जो खतरा भारत में मंडरा रहा है, पश्चिम पर मंडरा रहा है, पश्चिम के देशों में मंडरा रहा है, तो कभी भी उसको भारतीय मुसलमान, भारतीय राजनीति, भारतीय समाज से नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, हम बहस से भटक जाएंगे। हम आप जो कह रहे हैं उसको हम समझ रहे हैं, लेकिन उस पर हम बाद में आना चाहते हैं कि वाकई यूपीए से एनडीए तक क्या बदला है और क्या इसी वजह से, उसी बदलाव की वजह से हम ये कामयाबी देख रहे हैं। इस पर हम आएंगे क्योंकि फिर राजनीति घुसेगी और पार्टी के प्रवक्ता की तरह सब बोलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूँ रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता जी, और सवाल आपसे यह है कि क्या वाकई मतलब ये वो वक्त है जब हम देख रहे हैं कि जिस तरह की सतर्कता की जरूरत थी उसमें हम कामयाब हुए हैं। अगर जैसा गौरव बता रहे हैं लश्कर का मॉड्यूल बड़ी कामयाबी,
ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण होगा कि खुफिया एजेंसीज कैसे सतर्क रहे, फॉलो किया, हिट किया। पहली बात तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमको एक दो सवाल पूछने चाहिए कि अगर हम कह रहे हैं कि ये लश्कर तैयबा है, मैं कह दूँ ये तो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अलकायदा है, क्योंकि कुछ मकसद होना चाहिए क्यों कर रहे हैं। लेकिन पहली बात तो हमको ये जो हमारे कोस्ट गार्ड हैं और हमारी इंटेलिजेंस को बड़ी मुबारकबाद देनी चाहिए कि 26/11 के बाद बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। अब सवाल ये उठता है कि इस समय क्यों एक आतंकवाद की घटना करना चाहते हैं। पाकिस्तान से इस वक्त जब वो अपना युद्ध लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में और नॉर्थ वजीरिस्तान में, मुझे ये नहीं लगता कि इसमें पाकिस्तान की कुछ हाथ है। उनके लिए तो और सही वक्त है ना ये अटेंशन डाइवर्ट करने का। नहीं, अटेंशन डाइवर्ट नहीं। ये क्यों है अटेंशन डाइवर्ट? जब सब लोग अटेंशन डाइवर्ट वही करेंगे जिनको चोट पड़ रही है। तो ये एक लोन वुल्फ या टीटीपी और अलकायदा का हमला, क्योंकि मैं नहीं समझता कि इस समय पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत करेगा। देखिए जनरल साहब जम्मू और कश्मीर में तैनात रह चुके हैं, वो इस समय स्थिति को साफ तौर पर जानते हैं कि 14,000 फीट की ऊंचाई पर 15 दिन पहले 6 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं। 6 पाकिस्तानी आतंकवादी नौगाम में 15,000 फीट की ऊंचाई, बिना पाकिस्तानी सेना के मदद के वहां कोई नहीं आ सकता। उनके पास जो वेपन्स थे, जो ट्रेनिंग थी, जो टैक्टिक्स थी, वो सब पाकिस्तान आर्मी की थी। पहली बात। दूसरी बात, बीएसएफ और रेंजर्स के बीच जबरदस्त इस समय एम्बुश और काउंटर एम्बुश ऑपरेशंस चल रहे हैं। बीएसएफ के एक जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने एम्बुश किया। ठीक है, जल्दी से अपना पॉइंट कीजिए, फिर इसके बाद ये इंटरसेप्ट 30 सेकंड मेरे को आपको एक फैक्ट देने दीजिए। ये ऐसा नहीं है कि एकाएक किसी ने बता दिया। 20 दिसंबर को इंटरसेप्ट हुआ है, एनटीआरओ ने एक इंटरसेप्ट किया है, रॉ ने एक इंटरसेप्ट किया है, 26 दिसंबर को दूसरा इंटरसेप्ट हुआ है। जब केटी बंदर से निकली है ये बोट, तब से लेकर जब वो अंतरराष्ट्रीय सीमा में थी, भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड के डॉर्नियर विमान और उसके बाद भारतीय कोस्ट गार्ड के विमान उसकी टोह ले रहे थे लगातार। जल्दी से सब ब्रेक पर जाना है। लाइन ऑफ कंट्रोल और ऐसे आतंकवाद का कोई तुलना नहीं हो सकती। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, मजबूरन एक ब्रेक के लिए। एक सेकंड साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। राज कादियान साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि खुफिया एजेंसीज ने फॉलो किया था, स्पेसिफिक जानकारी थी, बातचीत इंटरसेप्ट की गई थी और इसी के जरिए यह खबर आ रही है कि लश्कर के मॉड्यूल के होने की आशंका है। अलग अलग राय यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है साफ, लेकिन इस सबके बीच जितनी जानकारी अब सामने आ रही है, कितनी बड़ी कामयाबी आप इसे मानते हैं? लगातार पाकिस्तान के अलग अलग कदम दिखते रहे हैं पिछले दिनों, और क्या वाकई बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया हमने? आज जो हादसा हुआ है, जबकि गुजरात कोस्ट के करीब 200 नॉटिकल माइल दूर एक बोट को इंटरसेप्ट किया हमारी कोस्ट गार्ड्स ने, उससे 2-3 बातें साफ जाहिर होती हैं। पहली बात, पाकिस्तान जो हमेशा टेरर का इस्तेमाल करता रहा है अपनी स्टेट पॉलिसी के बतौर भारत के खिलाफ, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। ठीक है। ये 16 दिसंबर को जो पेशावर में स्कूल के बच्चों पर अटैक हुआ था, जहां हमने भी बहुत खेद, भारत ने भी बहुत खेद जाहिर किया था, उसके बाद ये उम्मीद की जाती थी कि शायद पाकिस्तान के रवैये में थोड़ा बदलाव आएगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता है। नंबर दूसरी बात, ये जो बोट इंटरसेप्ट हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि टेररिस्ट बोट थी। कुछ लोगों का कहना था कि शायद ये स्मगलर्स की बोट हो, लेकिन स्मगलर की बोट होती तो 2-3 बातें नहीं होती। पहली बात, उस पर एक्सप्लोसिव आमतौर पर नहीं होते, जो कि थे, जिससे इन्होंने ब्लो अप किया है जी। दूसरी बात, रेडियो इक्विपमेंट था उनके पास। तीसरी बात, स्मगलर जब पकड़े जाते हैं अपने आप को ब्लो अप नहीं करते हैं, जो अपने आप को बर्बाद करते हैं, खुदकुशी करते हैं, वो बड़े हाईली मोटिवेटेड होते हैं और वो सिर्फ टेररिस्ट ही हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण दो बातें तीसरी बात, कही हैं। मेरा मानना है कि हमारे कोस्ट गार्ड की एक बड़ी अच्छी कामयाबी है, जो बॉम्बे में कुछ कमियां देखी गई थी 2008 में, वो दूर कर दी गई हैं और ये बड़ा अच्छा ऑपरेशन उन्होंने किया। जबकि उसको ट्रैक किया, जब से वो कराची से बोट चली है, उसको इंटरसेप्ट किया, उसको घेरा
और सेल्फ रेस्ट्रिक्ट तो खैर बोट ने खुद ही किया। तो ये सब बधाई के पात्र है हमारे कोस्ट गार्ड और बाकी सर्वेलेंस एजेंसी जो इसमें इन्वॉल्व थी। अगला पॉइंट ये है कि ऐसे अटैक भारत हमेशा वल्नरेबल था, वल्नरेबल रहेगा और भी हो सकते हैं। हमारी सतर्कता में, हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग में किसी किस्म एक ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ रहा है। राज कात्यायन जी आपको बीच में ही रोका। संजय जी मैंने देखा था आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपकी बात भी सुनेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन इस पर भी ध्यान देना जरूरी है कि क्या वाकई यूपीए से एनडीए के बीच कुछ बदला है जिसकी वजह से हम ऐसे कामयाबी की तरफ बढ़े हैं, या फिर क्या है पूरी कहानी। 3 महत्वपूर्ण बातें जो बता रहे थे, वो सबसे महत्वपूर्ण ये कि अगर वो आतंकी नहीं होते तो क्या इस तरह से वो इतने मोटिवेटेड होते कि अपने आप को ब्लो अप कर दे। और भी जिस तरह का धमाका हुआ है, एक्सप्लोसिव के साथ हुआ है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो साफ इशारा करती हैं इस तरफ। लेकिन संजय जी बीच में आपने हाथ उठाया था, आप कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, मैं सबसे पहली बात ये कहना चाहूंगा, ये सही है 2008 से पहले समुद्री किनारों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम इतने तैनात नहीं रहते थे। 26/11 के बाद इस देश ने एक चीज सीखा कि समुद्री किनारा एक ऐसा क्षेत्र है जहां से आतंकवादी बहुत आसानी से घुस सकते। इसलिए 26/11 के बाद यानी 2008 के बाद हमारी सरकार ने, उस समय चिदम्बरम जी को गृह मंत्री बनाया गया, तो उन्होंने खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों को विशेष तौर पर ताकीद दी थी कि इस सेक्टर पे ध्यान दिया जाए। आज उसका नतीजा यह है कि हमारी खुफिया एजेंसी, सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस पूरे समुद्री किनारे पर जो वल्नरेबिलिटी है उसके ऊपर ध्यान रखा और उसका नतीजा यह निकला कि परसों रात को यह घटना घटी। अब इसको कृपया करके यूपी और एनडीए के दृष्टिकोण से न देखा जाए, इसलिए कि अगर पिछले 7 महीने में कुछ गलत होता है तो बीजेपी की सरकार कहती है साहब हमने थोड़ी किया, तो पिछले सरकार से आ रहा है, और अगर कुछ अच्छा हो गया तो एनडीए वाले कम से कम इसको अपना क्रेडिट ना दें। क्रेडिट देना है तो इसको आप खुफिया एजेंसियों को क्रेडिट दीजिए, ये आप कोस्ट गार्ड के जवानों को बधाई दीजिए, लेकिन इसमें राजनीति न लाइए और सरकारों के कामकाज का आलोचना न करें। ठीक है, मुझे पता है राकेश जी कुछ कहने को बेचैन हो रहे हैं, लेकिन अशोक जी आपने हाथ उठाया, जल्दी से एक लाइन में ब्रेक पर जाना है। एक लाइन में तो आप जब मेरे से बात करती तो ब्रेक पे जाती। देखिए जल्दबाजी, मैं फिर से कह रहा हूं कि जल्दबाजी में मैं आई हैव नो ब्रीफ टू, आई डोंट होल्ड अ ब्रीफ फॉर पाकिस्तान, बट इस समय जब पेशावर हो चुका है पाकिस्तान में और जब पूरा देश यूनाइटेड है दहशतगर्दी के विरुद्ध, इस मौके पाकिस्तान यूनाइटेड है, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। पाकिस्तान में जो आतंकवाद हो रहा है उस पर भले ही यूनाइटेड हो, भारत पर जो आतंकवाद हो रहा है इसी का तो खामियाजा भुगता है पाकिस्तान से, पर नकेल कसने की, इसी का तो खामियाजा भुगता है। एक सेकंड, फिर काट दिया मुझे ब्रेक लेने के लिए, सर मुझे काट दिया ऑन एयर ब्रेक लेने के लिए। इसी का खामियाजा भुगत रहा है पाकिस्तान कि उसने हमेशा अच्छा आतंकवाद बुरा आतंकवाद समझा है, बुरा जब अपने पर पड़ता है हिंदुस्तान की तरफ समझा है, तो सोचा है कि